कमी हो रही है जी, मैं मान लो कोई लेक्चर देने जाऊं जी, तो गला नहीं सूख रहा है, फिर भी मतलब रुक रुक के 3-4 बार पानी पी लूं। जी, मान लो मैं ग्रुप में बोल पा रहे, हाँ ग्रुप में बैठी हुई हूँ जी, और जैसे ही मैं हंसूं तो हंसना तो कितना स्पॉन्टेनियस है और कितना अच्छा लगता है, लेकिन हंसते ही मैं अपना मतलब पाँव पकड़ूं, पेट पकड़ूं और अपने आप को पकड़ूं और सांस लेने के लिए खिड़की की तरफ देखूं। जी, तो मतलब बचाव के लिए क्या कर सकते हैं? आपने बताया कि जल्दी ही ठीक कर लें, तो शुरू में ही अगर आपको पता लग गया कि मान लो मेरे घर में एलर्जी की टेंडेंसी थी, जी, सबसे पहले तो प्री सीजनल ट्रीटमेंट करिए। प्री सीजनल ट्रीटमेंट, प्री सीजनल का मतलब तो मैंने बताया ना कि जैसे सीजन में बीमार होते हो तो जब बीमार नहीं हो तब भी डॉक्टर के पास जाओ और कहो कि भाई मुझे अप्रैल मई में हर साल हो जाता है, तो मुझे आप फरवरी में ही देख लीजिए और बता दीजिए कि क्या करूं जिससे अप्रैल मई में हो ही नहीं। तो ऐसा इलाज साइंटिफिक होता है। दूसरा, अगर हो गया है तो भी फिर जल्दी जाइए और ये मत समझिए कि एलर्जी तो अल्लाह की मर्जी है और अपने आप ही ठीक होगी, भगवान भरोसे ना छोड़ें, नहीं छोड़ें, क्योंकि इसमें पता है एलर्जी में इतने एडवांसेस हुए हैं कि पिछले 10 साल में तो एलर्जी इतना डेफिनेट साइंस हो गया और इतने नए टेस्ट के तरीके, इतने नए ट्रीटमेंट के तरीके आए हैं कि किसी को एलर्जी से परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो आप जाएं, जो अच्छे पढ़े लिखे डॉक्टर हैं, जो इस सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट हैं, उनके पास जाइए, अपने आप की पूरी जांच कराइए। डॉक्टर जो आपके बारे में ज्यादा जानकारी लेगा, 1 घंटे तक आपकी हिस्ट्री लेगा, वही डिसाइड करेगा कि क्या आपको टेस्ट की कोई जरूरत भी है या आपकी हिस्ट्री के बेसिस पे हम बता सकते हैं कि आप ये करिए और ये मतलब हर पेशेंट के लिए अलग अलग तरह का इलाज होता है, उसकी एलर्जी का कारण क्या है उसके बेसिस पर हर पेशेंट इंडिविजुअल है और हर पेशेंट के लिए डॉक्टर डिसाइड कर सकता है कि क्या होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आपको जल्दी डॉक्टर के पास जाना चाहिए और साइंटिफिकली इलाज करवाना चाहिए और बहुत सारी मिथ्स में नहीं पड़ना चाहिए। जी, जैसे हम अस्थमा की बात कर रहे थे, तो इसके इलाज की अगर बात करें तो इनहेलर वगैरह भी काफी लोग यूज करते हैं, तो किस तरह का इनहेलर यूज करना चाहिए, किस तरह से यूज करना चाहिए, इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? देखो, सबसे पहले तो ये जानना बहुत जरूरी है, जैसे मैंने आपको बताया ना कि लंग्स होते हैं और लंग के अंदर एयरवे होते हैं। एयरवे का मतलब होता है ट्यूब्स। एक हमारी फूड पाइप होती है जो मुंह से लेकर के और फूड पाइप फूड के को ले जाने का काम करती है। दूसरी हमारी फूड पाइप पे पैरेलल चलने वाली एयर की पाइप होती है जो हम नाक से सांस लेते हैं, लेकिन एयर की पाइप के थ्रू वो हमारे दोनों लंग्स में जाता है और छोटी छोटी पाइप्स में डिवाइड हो जाता है। ऐसे हमारे लंग्स 1 मिनट में इतनी बार सांस लेते हैं और हमें पता भी नहीं लगता, लेकिन किसी वजह से अगर ये पाइप्स क्लॉग हो गई एलर्जेंस की वजह से, तो फिर आपको सांस में रुकावट होगी। तो इसके लिए आपको ऐसा इलाज चाहिए जो कि आपकी सांस की नली में ही डायरेक्ट जाए। ठीक है, तो इनहेलर एक साइंस की इतनी अच्छी डिस्कवरी है जो कि दवाई को सांस की नली में डायरेक्ट पहुंचाने का काम करते हैं। मतलब कई लोगों के मन में कुछ धारणाएं होती हैं इनहेलर को लेकर कि इनहेलर नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, तो मतलब नहीं डरना चाहिए, जबकि ऐसा है कि इनहेलर सिर्फ एक डिवाइस है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मुझे स्किन में कोई प्रॉब्लम हुई तो मैं स्किन में ऑइंटमेंट लगाती हूँ क्योंकि स्किन ऊपर है तो लगा दिया। आई में प्रॉब्लम हुई तो मैं आई ड्रॉप्स डाल देती हूँ क्योंकि आई दिख रही है तो डाल दिया, है ना। अगर मुंह में छाले हुए तो ऑइंटमेंट मुंह में लगा लिया। तो ये इतनी ही सिंपल बात है। इनहेलर सिर्फ एक डिवाइस है जो कि सांस की नली के अंदर के पोर्शन तक दवाई को पहुंचाने का एक जरिया है। अगर हम टैबलेट लेते हैं या इंजेक्शन लेते हैं जिसको लोग सेफ मानते हैं, तो वो फिर भी इतने सेफ नहीं है क्योंकि टैबलेट तो अंदर जाएगी, फूड पाइप में जाएगी, उसका एब्जॉर्प्शन होगा, फिर लिवर फैक्ट्री जो है उसको मेटाबोलाइज करेगी, फिर लंग्स में कुछ पोर्शन ही भेज पाएगी और फिर किडनी को अननेसेसरी पोर्शन को थ्रू आउट करने का भी काम करना पड़ेगा। लेकिन इनहेलर तो सीधे जहां चाहिए इफेक्ट वहां चले गए और अपना इफेक्ट मैक्सिमम, मतलब श्योरेस्ट एंड सेफेस्ट तरीका इनहेलर है। लेकिन कौन से सॉल्ट वाला इनहेलर यूज करें वो डायग्नोसिस पे डिपेंड करता है। तो ये है, तो इनहेलर जरूर यूज करना चाहिए। इनफैक्ट एस्थमा का जो ट्रीटमेंट रेवोल्यूशनाइज हुआ है वो इनहेलर की वजह से हुआ है कि हम बिल्कुल बिना साइड इफेक्ट दिए और बहुत ही एक बार अस्थमा का पूरी तरह से इलाज करवा लिया उसके बाद दोबारा हो सकता है। ऐसा होता है ना कि एस्थमा का जो पूरी तरह इलाज है वो क्या होता है ना, उसमें जैसे आपने इनहेलर कहा तो 2 तरह के इनहेलर होते हैं। एक होते हैं रेस्क्यू इनहेलर। रेस्क्यू इनहेलर ये किस लिए होते हैं? रेस्क्यू होते हैं कि जैसे मतलब मुझे अटैक हो गया तो अब मैं क्या करूं, सांस तो लेना ही है ना, तो मैंने फटाफट
जो ब्रोंकोडायलेटर्स इनहेलर कहलाते हैं, सैल्ब्यूटामॉल कैटेगरी के, उसको पफ लिया तो उसका इमीडिएटली विद इन मिनट्स इफेक्ट हो गया, और वो इफेक्ट ने मेरी सांस की नली को चौड़ा किया और मैं कंफर्टेबल और ब्रीथ करने लग गई। लेकिन ये शॉर्ट लास्टिंग इफेक्ट होता है। और दूसरे इनहेलर आपने बताया 2 तरह के होते हैं। जब हमको शॉर्ट लास्टिंग इनहेलर की बार बार जरूरत पड़ रही है, इसका मतलब ये कि हमारी सांस की नलियों को क्लॉग होने की टेंडेंसी है, तो इसका मतलब ये है कि वो बल्कि पुकार रही हैं कि मुझे कुछ करो। तो इसका मतलब वो जो प्रिवेंटिव इनहेलर होते हैं ना, जो कि लोग डरते हैं कि ये तो स्टीरॉइड हैं, मगर ऐसा नहीं है, वो बहुत सेफ और बहुत रिसर्च के बाद स्टीरॉइड से डिराइव्ड, लेकिन उनसे कम से कम नहीं तो हजारों गुना ज्यादा पोटेंसी, लेकिन नो साइड इफेक्ट्स वाले सॉल्ट्स होते हैं, जो सांस की नली में जाके और सांस की नलियों को क्लीन करते हैं, स्ट्रेंथन करते हैं और हमेशा चौड़ा रहने के लिए उनको रिपेयर करते हैं, जिसको कॉमन साइंटिफिक लैंग्वेज में इन्फ्लेमेशन कहते हैं। तो उसको जब ठीक कर देंगे तो फिर रेस्क्यू इनहेलर की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन लोग क्या करते हैं, लोगों को डिफरेंस नहीं पता, जब मर्जी रेस्क्यू इनहेलर, जब मर्जी प्रिवेंटिव इनहेलर, जो मर्जी। तो डॉक्टर की सलाह के मुताबिक ही लेना चाहिए। डॉक्टर लवासा, यहाँ वक्त हो गया एक ब्रेक का, चल लौटेंगे इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद भी डॉक्टर लवासा के साथ बातचीत जारी रखेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ब्रेक से पहले हम डॉक्टर लवासा से अस्थमा पर बातचीत कर रहे थे। डॉक्टर लवासा, अस्थमा पर हम बातचीत कर रहे थे। मैंने कहीं पढ़ा था कि छोटे बच्चों में ज्यादा संभावना रहती है अस्थमा होने की, तो क्या सही है ये? हाँ, बच्चों में ज्यादा होता है, लेकिन खासतौर पर किस उम्र के बच्चों में? ऐसा है कि किसी भी उम्र में हो सकता है, लेकिन ये है कि बच्चों में एक्सट्रिंसिक अस्थमा ज्यादा होता है। एक्सट्रिंसिक का मतलब होता है जो एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से हो, जैसे फूड रिलेटेड, एटमॉस्फेयर रिलेटेड। तो फूड रिलेटेड यानी किसी खाने की चीज से एलर्जी की वजह से अस्थमा हो गया? जी जी जी, जी। मतलब ऐसा होता है ना, मैंने बताया 3 ही तरीके हैं जिससे कि कोई भी चीज हमारी बॉडी में एंटर होती है, या तो खाने से एंटर होती, या ब्रीदिंग के थ्रू एंटर होती, या कांटेक्ट। तो एलर्जेंस को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया होता है, कांटेक्ट एलर्जन, इनहेलेंट एलर्जन एंड फूड एलर्जेंस। और दूसरी तरह की जो एलर्जी होती है वो इंट्रिंसिक, मतलब कि इंट्रिंसिक मींस कि जो कि इंटरनल फैक्टर्स, माने कि जेनेटिक है और बाहर के कोई भी फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो जो एक्सट्रिंसिक एलर्जी है वो बच्चों में ज्यादा होती है। खासतौर पर इस मौसम में क्या एलर्जेंस हो सकते हैं बच्चों के लिए? इस मौसम में भी बच्चों के लिए वही एलर्जेंस हो सकते हैं, जैसे मैंने बताया कि रेस्पिरेटरी एलर्जेंस में वीट थ्रेशिंग एलर्जेंस, पोलन एलर्जेंस, डस्ट एलर्जेंस एंड फूड एलर्जेंस का बच्चों में इसलिए इम्पोर्टेंट है कि मिल्क, एग, मूंगफली, वीट, ऐसी कॉमन चीजें जिनको कि मतलब हम लोग सोचते हैं कि मतलब ये तो जरूरी है, हर एक के जीने के लिए जरूरी है, लेकिन उनसे भी एलर्जी हो सकती है। जी, एक एलर्जी से मुझे याद आया, आपने दूध का नाम लिया। लोगों में एक ये मिथ है, ये धारणा है कि जिन्हें अस्थमा होता है उन्हें दही अवॉइड करनी चाहिए, इस तरह की चीजें अवॉइड करनी चाहिए, सफेद चीजें अवॉइड करनी चाहिए। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली मैं आपको बहुत कॉम्प्लीमेंट करना चाहती हूँ कि आपने बहुत रिसर्च किया है, और हम लोग रियली दिन रात इसी चीज से परेशान है कि लोगों में कितनी मिथ्स हैं। मतलब हर जना आएगा, करीब 1 साल तक बच्चा सफर करता रहेगा, फिर कहेगा दूध भी नहीं दिया, दही भी नहीं दिया, चावल भी नहीं दिया, केला भी नहीं दिया, जैसे आपने कहा, फिर भी ठीक ही नहीं हो रहा। तो मैं एक्चुअली ये कहना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं होता कि एलर्जी के लिए कोई जनरल रूल है कि सबको दही नहीं दो, या सबको चावल नहीं दो, या सबको केला नहीं दो। क्यों नहीं दो? दूध तो इतने इम्पोर्टेंट डाइट है, हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। केला उसमें कैल्शियम है और सब कुछ है। केला इतना इम्पोर्टेंट है, उसमें पोटेशियम है, आयरन है, कैल्शियम है, और मतलब इतना हाइजेनिकली पैक्ड फूड है। बल्कि हम तो हर बच्चे को कहते हैं कि ब्रेकफास्ट का टाइम नहीं मिलता है तो क्या हुआ, फटाफट 2 केले लो, छीलो और खाओ, बस में भी खा सकते हो, बट ऑफ कोर्स मतलब छिलका इधर उधर मत फेंको, अपने बैग में रखो। तो इस तरह से ये मिथ्स पे नहीं होता है। स्पेशली जो ग्रोइंग बच्चे होते हैं तो उनके लिए ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए हर एक फूड इम्पोर्टेंट है। तो आपको हिट एंड ट्रायल के बेसिस पे या सुनी सुनाई बातों के बेसिस पे फूड अवॉइड करना बच्चों के लिए बहुत डेंजरस स्टेप है। अगर आपको डाउट है तो फूड एलर्जी के लिए भी टेस्ट हो सकते हैं, और टेस्ट बहुत सक्सेसफुल होते हैं। उनमें बहुत पिन पॉइंट कर सकते हैं हम कि पर्टिकुलरली किन चीजों से एलर्जी। किस उम्र में करवाए जाने चाहिए टेस्ट? टेस्ट तो किसी भी उम्र में हो सकते हैं। टेस्टों के लिए कोई एज लिमिट नहीं है, लेकिन क्या टेस्ट जरूरी है या नहीं, या कौन से टेस्ट जरूरी है, ये सब डॉक्टर पे छोड़ना चाहिए। ना कि मतलब अपने आप कहो कि
आपके पास कितने टेस्ट हैं? मेरे को कई बार फोन आते हैं जी। आप 300 एलर्जी का टेस्ट नहीं करते, आप 12 का ही करते हो। जी। मतलब ये ऐसा कैसे वो लोग डिसाइड कर सकते हैं ना, ये तो डॉक्टर पे छोड़ो। मैं तो ये भी कहूंगी कि कई बार टेस्ट की जरूरत भी नहीं हो सकती, पता है। तो मतलब ये है कि मिथ्स पे नहीं जाना चाहिए। और अगर आपको डाउट है, बहुत बच्चे आते हैं, एक्चुअली इतने पेशेंट्स हैं जो वीट एलर्जी के हैं, और बहुत अफसोस भी होता है, लेकिन कहना पड़ता है उनको कि भाई जिंदगी भर वीट नहीं छोड़ना, या वीट रिलेटेड प्रोडक्ट्स आपको मतलब खाना नहीं पड़ेगा, छोड़ना ही पड़ेगा। और कई ऐसे भी होते हैं बच्चे जिनमें हम कहते हैं कि चाहे न्यूबॉर्न भी है लेकिन दूध छोड़ना पड़ेगा, लेकिन चलो ठीक है, कुछ दिनों के बाद जब एलर्जी ठीक होगी तो हम बता देंगे। तो इस तरह से हर एक फूड का अपना टाइम टेबल होता है कि किस फूड से एलर्जी आई है तो उसको कितने दिन तक छोड़ना है, कैसे उसको री इंट्रोड्यूस करना है। और कोई कोई फूड ऐसे भी होते हैं जिनको जिंदगी भर भी छोड़ना है और उनको री इंट्रोड्यूस नहीं करना है, क्योंकि तो वो टेस्ट के बेसिस पर ही करवाया जा सकता है। बट कई लोगों के मन में धारणा रहती है कि बहुत महंगे होंगे ये टेस्ट, तो क्यों करवाएं, बचते हैं लोग। नहीं तो अगर मान लो नहीं करने पड़े तब तो बिल्कुल भी महंगे नहीं होंगे ना। तो कम से कम डॉक्टर को डिसाइड करने दो। आप अपने आप तो ये मत सोचो कि बस लेबोरेटरी को ब्लड सैंपल भेज दिया तो उसमें तो फिर आपके बहुत पैसे भी खर्च होंगे और कोई फायदा भी नहीं होगा। कंफ्यूजन लेके इतने पेशेंट्स आते हैं, 3 लैब की रिपोर्ट ले आएंगे और कहेंगे कि देखिए इसमें तो आया है वीट, इसमें आया है सब कुछ, इसमें आया है ये, अब क्या छोड़ूं क्या नहीं छोड़ूं। बट फिर आप उनको कहो कि आपने डॉक्टर को कभी दिखाया है कि नहीं, डॉक्टर को नहीं दिखाया, अपने आप ही अपने आप टेस्ट ऑर्डर कर दिए, इलाज कर रहे हैं। तो हो सकता है टेस्ट जरूरी ही नहीं हो, है ना। और जबकि मतलब ये मिल्क एलर्जी कई बार मैंने देखा है कि इतनी सीवियर भी है कि फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि अब मिल्क से एलर्जी आ गई, पेरेंट्स ने सोचा ऐसे कहे हैं डॉक्टर छोड़ दो, और मतलब मिल्क से इतनी सीवियर हुई कि बच्चे को एकदम शॉक की कंडीशन में लाना पड़ा और रिवाइव करना मुश्किल हो गया। अच्छा फिर क्या हुआ कि सेम बच्चे को कहा कि आप बंद करना ही पड़ेगा, कोई और चारा नहीं है। तो रेस्ट ऑफ द फैमिली तो समझ गई, लेकिन ग्रैंड मदर को लगा कि नहीं कोई बात नहीं, चरणामृत तो दे ही सकती हूँ। तो चरणामृत में देखो कितना थोड़ा सा दूध और कितना थोड़ा दही होता है और कितना कम उसके में जाता था, वो भी नुकसान कर सकता लेकिन जैसे ही जीभ पे जाता था पूरा फेस रेड हो जाता था। फिर अच्छी तरह उनका एनवायरनमेंट स्टडी किया, डिटेल में हिस्ट्री पता लगी, तो ये हुआ कि भाई ये कल्प्रिट था। जब से वो छोड़ा बिल्कुल ठीक बच्चा। डॉक्टर लवाद साहब का हेल्पलाइन में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत, मुझे भी बहुत खुशी हुई और मुझे उम्मीद है कि व्यूअर्स भी इससे जरूर फायदा उठाएंगे। यानी कुल मिलाकर एलर्जी को अल्लाह की मर्जी ना समझें और डॉक्टर की सलाह के मुताबिक चलें। डॉक्टर से जांच जरूर कराएं। आपको अपने शरीर में एलर्जी के कोई भी लक्षण दिखें तो उन्हें इग्नोर ना करें। उम्मीद करते हैं कि सीजनल एलर्जीज के बारे में आपको हमारी इस चर्चा से काफी जानकारी मिली होगी। अगर आपकी भी हेल्थ से जुड़ी कोई समस्या है जिसके बारे में आप हमसे जानकारी चाहते हैं तो आप हमें इस पते पर ईमेल कर सकते हैं। हमारा पता है helpline@dayandnightnews.com और आप हमें फोन करके भी अपनी हेल्थ से जुड़ी समस्या बता सकते हैं। हमारी फोन लाइन सोमवार दोपहर 12 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुली रहेंगी। हमारा फोन नंबर है 0172-504-3734। हमारा नंबर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। और फिलहाल अभी के लिए हेल्पलाइन में बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे एक नई बीमारी के बारे में आपके सवालों के जवाब लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।